So as in the last lecture we have discussed about the physical properties, now we will start with the chemical properties of carboxylic acids. कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं उनमें हम बेसिकली तीन तरह की प्रॉपर्टीज ही स्टडी करेंगे. एक जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड्स में से H का रिमूवल होगा, यानी एसिडिक प्रॉपर्टी जो है इसकी टिपिकल एसिडिक प्रॉपर्टी कार्बोक्सिलिक एसिड्स की वो डिस्कस करेंगे, इन विच वी आर गोइंग टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ दिस कार्बोक्सिलिक एसिड विद वेरियस अदर कंपाउंड्स. ठीक है. इसके बाद सेकेंड वन जो है वो हम डिस्कस करेंगे जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH ग्रुप रिप्लेस होगा. जब OH ग्रुप की रिप्लेसमेंट होती है तो इसकी वजह से डेरिवेटिव्स बनते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, यानी RCOCl एसिड क्लोराइड, RCONH2 एसिड अमाइड, RCOO R डैश विच इज एन एस्टर. ठीक है. RC डबल बॉन्ड O विद अटैच्ड विद ऑक्सीजन, एनहाइड्राइड. इन पांचों कंपाउंड्स को एसिड के डेरिवेटिव्स कहा जाता है. क्लोराइड, एसिड क्लोराइड, अमाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड. तो इनकी जो प्रिपरेशन है वो सेकेंड कैटेगरी को बिलोंग करती है जिसके अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH ग्रुप का रिमूवल होता है. अब देखो यहां से एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया. क्या क्वेश्चन हो गया कि जब एस्टर की फॉर्मेशन होती है आप दो चीजें यूज करते हो. एक कंपाउंड है अल्कोहल, दूसरा कंपाउंड होता है कार्बोक्सिलिक एसिड. तो कार्बोक्सिलिक एसिड में से क्या रिमूव होगा, H रिमूव होगा या OH रिमूव होगा. सो एज आई जस्ट टोल्ड कि RCOOH में से OH का रिमूवल होने के बाद ये डेरिवेटिव्स बनते हैं. तो आपको ये बात याद रखनी है, एस्टर को बनाने के लिए कार्बोक्सिलिक एसिड अपने में से OH देगा और अल्कोहल अपने में से हाइड्रोजन को रिमूव करेगा. वाटर का रिमूवल इस तरीके से होगा. उसके बाद ये जो अटैच जो ग्रुप्स रह जाएंगे आपस में अटैच हो जाएंगे टू फॉर्म द एस्टर. खैर जब हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आई विल लेट यू नो दिस थिंग अगेन. तो दो तरह की प्रॉपर्टीज हो गई, एक जिसमें हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ, एक जिसमें OH ग्रुप का रिमूवल हुआ और डेरिवेटिव्स की फॉर्मेशन हुई. और तीसरी और लास्ट जो कैटेगरी है उसके अंदर ये जो कार्बन चेन अटैच्ड है कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, हम इसकी रिएक्शन की बात करेंगे जिसके अंदर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आएगी, नेम रिएक्शन है जो कि विच इज HVZ. HVZ एक पर्टिकुलर रिएक्शन हमने पढ़नी है जिसको डिटेल में, या इसका फुल नेम है हेल वोल्हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन. ठीक है. और ये रिएक्शन क्या शो करती है, ये शो करेगा कि जो आपका RCOOH में R जो ग्रुप है उसकी रिएक्शन ये शो करेगा. ठीक है जी. तो ये तीन तरह की कैटेगरीज हैं जिनको हमने एक एक करके स्टडी करना है. सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कैटेगरी एंड द वेरी फर्स्ट वन इज इन विच द कार्बोक्सिलिक एसिड इज शोइंग इट्स एसिडिक कैरेक्टर. ओके. तो वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी एसिडिक कैरेक्टर. कार्बोक्सिलिक एसिड जैसे उनका नाम ही है, कंपाउंड्स को बोलते ही एसिड्स हैं क्योंकि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें से यही एक कैटेगरी ऐसी है जो टिपिकल एसिड्स हैं, यानी एसिड्स की सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं. अगर आप किसी मेटल के साथ इसको रिएक्ट कराओगे इट विल गिव सॉल्ट along with evolution of hydrogen gas. अगर आप इसे किसी बेस के साथ रिएक्ट कराओगे जैसे NaOH के सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कराते हो, अगेन इट विल फॉर्म सॉल्ट along with प्रोडक्शन ऑफ वाटर. एसिड और बेस को मिलाते हैं तो सॉल्ट और वाटर मिलेगा. एसिड को किसी मेटल पे डालोगे तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी. इसी तरीके से कार्बोक्सिलिक एसिड्स को अगर हम सोडियम के कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट कराते हैं जैसे NaHCO3 के सॉल्यूशन के साथ या सोडियम कार्बोनेट के सॉल्यूशन के ऊपर इसको हम डालते हैं, अगर किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मिक्स करते हैं तो क्या होगा, अगेन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट. Along with that, water will be formed, and in both cases, carbon dioxide gas will be evolved. और ये जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है ये फिनॉल से उसको अलग करती है. ठीक है. एज वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस यूनिट्स कि जो फिनॉल है वो भी एसिडिक कैरेक्टर शो करता है. फिनॉल भी पहले वाली रिएक्शन यानी सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस देता है.
दूसरी वाली रिएक्शन यानी अल्कली के साथ रिएक्शन करके वाटर और सॉल्ट बनाता है। लेकिन इस रिएक्शन में ये जो दो नीचे वाली जो रिएक्शंस हैं, इनमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड से अलग हो जाएंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड इनके साथ यानी बाइकार्बोनेट्स और कार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन फिनॉल ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि फिनॉल इतना ज्यादा एसिडिक नहीं है जितना कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं। ठीक है जी, तो ये यहाँ से ध्यान में और याद रखने वाली बात हो गई कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स ऑन रिएक्शन विद बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बोनेट्स, NaHCO3 को क्या बोलेंगे? बाइकार्बोनेट्स बोलेंगे। बाई यहाँ पे मतलब टू नहीं है, बाई मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसी को ही आम भाषा में हम बोलते हैं बेकिंग सोडा। NaHCO3 का कॉमन नेम है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो बेकिंग सोडा या जिसको जो है NaHCO3 के सॉल्यूशन के साथ जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को मिक्स करोगे, देयर विल बी प्रोडक्शन ऑफ evolution of carbon dioxide which will confirm that the compound have carboxylic group। ठीक है, क्लियर हो गया? अब यहाँ से आगे कंपैरिजन करते हैं। ये तो हमने एसिडिक प्रॉपर्टीज की बात कर ली कि ये सारी रिएक्शन ये शो करता है, लेकिन एसिडिक स्ट्रेंथ को जब कंपेयर करेंगे तब हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये कंपैरिजन होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड व्हेन इज मिक्स्ड विद वाटर gives RCOO negative along with H3O positive। कार्बोक्सिलिक एसिड ने अपना हाइड्रोजन आयन लूज किया, वही हाइड्रोजन आयन वाटर ने एक्सेप्ट करके हाइड्रोनियम आयन बना दिया। ठीक है, यहां से अगर हम डिसोसिएशन लिखते हैं, डिसोसिएशन ऑफ एसिड, तो वो क्या हो जाएगा? मैथमेटिकली RCOO नेगेटिव की कंसेंट्रेशन इनटू H3O पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन अपॉन कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब यहां से बहुत क्लियर है कि जितना ज्यादा इस पर्टिकुलर की वैल्यू होगी, जितना Ka ज्यादा होगा, उतना ही ये जो आयंस बन रहे हैं यानी न्यूमरेटर की वैल्यू है ये ज्यादा होगी। व्हेन Ka इज मोर, इट मींस द एसिड इज स्ट्रॉन्ग। जितनी ज्यादा Ka की वैल्यू होगी, जितना ज्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट की वैल्यू होगी, उतना ही आपका एसिड क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और यहां से ही एक और टर्म लिख लेते हैं, pKa। पढ़ा हुआ है आप लोगों ने, ऐसा नहीं है कुछ भी नया मैं बता रही हूँ, जस्ट टू मेक यू रिकॉल द थिंग्स। pKa इज माइनस लॉग ऑफ Ka, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ Ka की पावर -1। माइनस ऊपर जाएगा, लॉग में जब यूज होता है तो पावर जो है वो बाहर आ जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यहाँ जो पावर थी हमने उसको वापस से रिवर्ट करने की कोशिश की है, तो माइनस था तो -1 हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1/Ka। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर Ka की वैल्यू ज्यादा हो गई तो pKa की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया। ये आपको फिर से समझाने के लिए बताया बेटा, जस्ट टू रिकॉल द थिंग्स मैथमेटिकली। अदरवाइज आपको ये याद ही रहना चाहिए था कि जो pKa वैल्यू है वो जितनी ज्यादा होगी, pKa उतना ही कम होगा। तो एनी हाउ, अभी हमने देखा जितना एसिड स्ट्रॉन्ग उतना डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा, जितना डिसोसिएशन कांस्टेंट ज्यादा उतना ही एसिड स्ट्रॉन्ग, और Ka इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pKa। इसका मतलब हुआ pKa is inversely proportional to acidic strength। जितना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी, एसिड स्ट्रॉन्ग होगा, उसका pKa उतना ही कम होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो कैसे आते हैं, दो तरीके से पूछ सकता है। जैसे अगर आपको दो कंपाउंड दे दिए, ठीक है, दो एसिड्स दे दिए, दोनों एसिड्स में से पूछा कि भाई कौन सा एसिड स्ट्रॉन्ग है, तो आप अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप एक्सप्लेन कर दोगे। लेकिन क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछा जा सकता है, विच ऑफ द टू एसिड्स हैव हायर वैल्यू ऑफ pKa। हायर वैल्यू ऑफ pKa यानी pKa किसकी ज्यादा है? pKa उसी की ज्यादा होगी जिसकी स्ट्रेंथ कम होगी, जो वीक एसिड होगा। तो ये क्वेश्चन को घुमा के पूछे जाता है।
ठीक है, तो हमें दोनों तरीके से क्वेश्चंस को तैयार करना है। हमें क्वेश्चंस को स्ट्रेट वे भी रेडी करना है और हमको क्वेश्चंस अगर लैंग्वेज को टर्न अप करके घुमा करके पूछ रहे हैं तो भी आपके दिमाग में बात, ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि एसिड जितना स्ट्रॉन्ग उतना pKa की वैल्यू कम। ठीक है जी, अब आगे सुने, यहां तक क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की हम कैसे कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अलग अलग एसिड्स के साथ कंपेयर करते हैं, लेकिन पहले एक जनरल देख लेते हैं। हमारे पास था कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जब मैंने बताया था तब ये मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ आपको कि अगर हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनेंगे। ये जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है, ये यहाँ से शिफ्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन यहाँ से इलेक्ट्रॉन देगा इसको, और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से इधर शिफ्ट कर जाएगा, विल रिजल्ट इनटू Rc, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन रह गया और उसके ऊपर आगे टोटल 6 इलेक्ट्रॉन और नेगेटिव चार्ज आ गया। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन पेयर क्योंकि इसने डोनेट किया तो यहाँ बन गया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन के ऊपर H ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट की वजह से एक रह गया है, और इसने क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया तो इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आ गया है। ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के। कार्बोक्सिलिक एसिड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को मैं लिख देती हूँ, स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2। अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड अपना हाइड्रोजन आयन लूज कर दे -H पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा RCOO नेगेटिव, जिसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। और कार्बोक्सिलेट आयन के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर हम ड्रॉ करें तो वी कैन ड्रॉ ओवर हियर RC डबल बॉन्ड O और एक पे आ गया O के विद अ नेगेटिव चार्ज। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ से इधर शिफ्ट किया, ऐसे था, ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक शिफ्ट हो गया, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड था वो बॉन्ड इधर शिफ्ट कर गया। सो वी हैव गॉट लाइक RC, ऊपर अब की बार आपके नेगेटिव चार्ज के साथ 6 इलेक्ट्रॉन और नीचे 2 बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, अब इसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं इनको हम नंबरिंग कर देते हैं, ये है आपका स्ट्रक्चर नंबर 3 और ये है स्ट्रक्चर नंबर 4। तो व्हेन वी कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर 1 and 2 with that of structure 3 and 4, it is found that the resonating structures of carboxylate ion are more stable than resonating structures of carboxylic acid। ठीक है, ध्यान से देखना क्या फर्क है दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। ये आपका फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर रहा और ये ऊपर यहाँ थर्ड और फोर्थ स्ट्रक्चर रहा। फर्स्ट और सेकंड स्ट्रक्चर में देखोगे तो एक स्ट्रक्चर में तो कोई चार्ज था नहीं, लेकिन जो सेकंड स्ट्रक्चर है उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज दोनों प्रेजेंट है। एक नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है और एक बार पॉजिटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। ठीक है जी। और जब हम कार्बोक्सिलेट आयन की बात करते हैं तो वहां पर पहले यानी तीसरे स्ट्रक्चर जो हम बात कर रहे हैं उसके अंदर नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर है और कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। चौथे स्ट्रक्चर में भी नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है, फिर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। राइट, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब दो चार्जेस नहीं होते, एक ही तरह का चार्ज अगर किसी भी कंपाउंड में रहेगा और घूमता रहेगा तो वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल बन रहे हैं। तो इसीलिए द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन आर मोर स्टेबल देन कार्बोक्सिलिक एसिड एज there is no charge separation in carboxylate ion, structure number 3 and 4। ठीक है, but in structure 1 and 2 there are two charges positive and negative present on the two oxygen which is making it unstable। और यही जो रीजन है, यही रीजन है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो एसिडिक होते हैं या बहुत जल्दी हाइड्रोजन आयन को लूज कर देते हैं क्योंकि वो अपने से ज्यादा स्टेबल कार्बोक्सिलेट आयन बनाना प्रेफर करते हैं।
ठीक है, आ गया समझ में। अब इसके बाद लेट अस कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ वेरियस एसिड्स, यानी अलग अलग एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं। और सबसे पहले हम इसमें ले लेते हैं कंपैरिजन। अब मैं लिख रही हूं कंपैरिजन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। तो हम पहले कुछ बेसिक सी कंपैरिजन कर लेते हैं। हमने इससे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड से पहले जो एसिडिक कंपाउंड्स पढ़े हैं वो है अल्कोहल्स और फिनॉल्स। ये दोनों एसिडिक होते हैं। तो अल्कोहल और फिनॉल के कंपैरिजन में कार्बोक्सिलिक एसिड ज्यादा एसिडिक हैं या कम एसिडिक हैं, यही चीज हमें यहाँ पर अभी प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हम कंपेयर कर लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड वर्सेस अल्कोहल। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का RC डबल बॉन्ड O नेगेटिव कार्बोक्सिलेट आयन बन रहा है, और यहाँ बन रहा है RO नेगेटिव। अगर ये दोनों अपना अपना हाइड्रोजन आयन लूज करते हैं तो यहां से बनता है कार्बोक्सिलेट आयन, और अल्कोहल से बनता है अल्कोक्साइड आयन। दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा वो ही कंपाउंड ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो कौन सा ज्यादा स्टेबल है? भाई वही ज्यादा स्टेबल होगा जिसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल होंगे। इसमें तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही नहीं बनेंगे। सो द आंसर इज carboxylic acid is more acidic. Why? Because carboxylate ion is more stable than alkoxide ion. कार्बोक्सिलेट आयन अल्कोक्साइड आयन से ज्यादा स्टेबल है। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस। और उसके बाद यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको आंसर में लिखने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4। ठीक है जी, ये हो गया पहला क्वेश्चन। कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में से कौन सा ज्यादा एसिडिक है? कार्बोक्सिलिक एसिड है। क्यों है? क्योंकि उसका जो कार्बोक्सिलेट आयन है वो ज्यादा स्टेबल है। ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि उसमें रेजोनेंस है, और जो दूसरा अल्कोक्साइड आयन है उसमें रेजोनेंस नहीं है। ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन इज कंपैरिजन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनॉल। ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन लूज करता है अगर तो बनाएगा फिर से क्या? कार्बोक्सिलेट आयन। और जब ये लूज करेगा H पॉजिटिव को तो ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा फिनॉक्साइड आयन। कौन सा आयन? ध्यान से सुन लो, कार्बोक्सिलेट आयन। और ये कौन सा बना रहा है भाई? फिनॉक्साइड। फिनॉल से बन गया फिनॉक्साइड, कार्बोक्सिलिक से बन गया कार्बोक्सिलेट। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है? ओके देन। तो ये जो दो तरह के आयन है, अब इनका कंपैरिजन करते हैं कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा है। फिर से वही बात आ जाएगी, जो भी ज्यादा स्टेबल होगा रेजोनेंस की वजह से वही कंपाउंड ज्यादा एसिडिक होगा। तो दोनों के स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसके तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, 3 और 4 था। फिनॉक्साइड के बना लेते हैं जरा। ये फिनॉक्साइड रहा। आपको बेटा दोनों बनाने पड़ेंगे। अगर ये क्वेश्चन आता है एंड यू हैव टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, आपको अगर ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है कभी भी किसी भी एग्जाम में, तो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों के बना के दिखाने पड़ेंगे। देखो ये नेगेटिव चार्ज था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन पेयर उसने डोनेट किया, नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया, कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आया। ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ आ गया, ये नेगेटिव चार्ज, ये कार्बन अपनी जगह पर ही है, बॉन्ड्स अपनी जगह पे हैं। इसके बाद आगे रोटेशन होगी, मूवमेंट चलती रहेगी इलेक्ट्रॉन्स की। आमने सामने बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स। यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, अब ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, इलेक्ट्रॉन पेयर फिर से शिफ्ट करेगा। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये ऐसे आ गया, ये यहाँ पे बॉन्ड बन गया है, यहाँ नेगेटिव चार्ज चला गया,
फिर से डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और अपने दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ, और फाइनली ये अपनी जगह पर जब आएगा तो बॉन्ड टूट के वापस ऑक्सीजन के पास चला जाएगा, और ये आपका बन गया पांचवा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखो इंटरेस्टिंग चीज, यहाँ कितने स्ट्रक्चर बन रहे हैं? स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2, स्ट्रक्चर नंबर 3, स्ट्रक्चर नंबर 4, स्ट्रक्चर नंबर 5। और जहां तक हम जानते हैं कि जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे किसी के, वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। तो इस लिहाज से, इस हिसाब से आपका जो फिनॉक्साइड आयन है वो ज्यादा स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए? 5। और हम ऑलरेडी देख चुके हैं कार्बोक्सिलेट आयन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर थे? सिर्फ 2। एक जगह 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, एक जगह 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं। इसके बावजूद, beside the fact that carboxylate ion have only 2 resonating structure, still carboxylate ion के resonating structure ज्यादा स्टेबल है। अब ऐसा क्यों? अब इसके स्ट्रक्चर को फिर से देखो। नेगेटिव चार्ज एक ऑक्सीजन पे, नेगेटिव चार्ज दूसरे ऑक्सीजन पे, यानी बेसिकली जो नेगेटिव चार्ज है वो दोनों ऑक्सीजन के ऊपर घूम रहा है। कभी इधर चला जाता है, कभी इधर चला जाता है, फिर इधर आ जाता है, फिर इधर आ जाता है, ऐसे घूमता जा रहा है, फैल गया है। नेगेटिव चार्ज एक जगह इकट्ठा नहीं है। यहां देखो, यहां नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे, ठीक है, बढ़िया बात है। कार्बन पे आ गया नेगेटिव, नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए। उतना स्टेबल नहीं है जितना ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, यहाँ भी नेगेटिव चार्ज कार्बन पे, तो यानी ये तीनों स्ट्रक्चर तो ज्यादा स्टेबल ही नहीं है। अब 2 की तो बात रह गई। नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक ऑक्सीजन पे है, यानी घर की सारी जिम्मेदारियां जो है वो एक ही बंदे के ऊपर है, परेशान हो जाएगा। लेकिन वहीं अगर 2 बंदे, जैसे आपके सपोज देयर इज अ जॉइंट फैमिली एंड देयर आर 2 ब्रदर्स, okay, if only one is doing the work and the whole of the burden is over one person only, then he will be very, like, it will be very tough job for him to manage the whole family. और वहीं अगर दोनों भाई बराबर का काम करेंगे, दोनों भाई बराबर बराबर से अपना कंट्रीब्यूशन देंगे, तो फिर वहां पर कोई परेशानी नहीं होगी। उसी तरीके से जब नेगेटिव चार्ज 2 अलग अलग ऑक्सीजन के ऊपर फैला हुआ होगा तो वो स्टेबिलिटी की तरफ ले जाएगा, और यही नेगेटिव चार्ज अगर सिर्फ ऑक्सीजन पे ही रह जाएगा तो वो उसे कम स्टेबल बना देगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि ये अनस्टेबल है, लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन के कंपैरिजन में ये कम स्टेबल है। ये भी स्टेबल है, लेकिन एज कंपेरेटिव टू कार्बोक्सिलेट आयन they are less stable. So now let's see what I'm writing, like लैंग्वेज पार्ट में क्या लिखना है वो आप ध्यान से देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, कि फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन है। इनडायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें, एनसीईआरटी में ऐसे दिया हुआ है ये क्वेश्चन कि beside the fact that phenoxide ion has 5 resonating structures, still carboxylate ion is more stable than phenoxide ion. Why is this so? So I'm writing the whole answer now. It is observed that carboxylate ion is more stable than phenoxide ion because negative charge is dispersed on 2 oxygen atoms in case of carboxylate ion, but in phenol या in phenoxide ion, phenol की बजाय phenoxide ion आएगा, but in phenoxide ion negative charge is present on only 1 oxygen atom
और ऑन कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स के साथ लिखेंगे विच इज नॉट फेवरेबल, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज फेवरेबल नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गई बात। अगर आपको ये लगता है कि दिस इज अ लाइक लॉन्ग आंसर एंड यू वुड नॉट बी एबल टू लाइक लर्न द होल वन, वैसे ऐसा नहीं करना, कोशिश करना पूरा याद हो। फिर भी एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए अगर हम मान भी ले, इसका जो की वर्ड है ना, वो की पॉइंट है वो ये, नेगेटिव चार्जेस डिस्पर्स ऑन टू ऑक्सीजन एटम्स, इतना जरूर याद रखना। भाई कार्बोक्सिलेट आयन ज्यादा स्टेबल आयन क्यों है? क्यों है? क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दोनों ऑक्सीजन के ऊपर फैला हुआ है, इतना याद जरूर रखना। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब बात करते हैं थर्ड वन की। थर्ड क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, वो थर्ड क्वेश्चन है कि अब हम कंपेयर कर रहे हैं एलिफेटिक एसिड्स को, कंपैरिजन ऑफ एलिफेटिक एसिड्स। यानी एक तरफ ले लिया HCOOH, फिर हमने ले लिया CH3COOH। ठीक है, आगे भी ले सकते हो, कार्बन चेन और भी बढ़ा सकते हो, लेकिन अभी पहले से शुरू करते हैं, फिर और भी देखेंगे। दोनों के ये हो गया जी आपका पहला कंपाउंड, दूसरे कंपाउंड को भी इसी तरीके से लिख लेते हैं। ठीक है, अब यहां से H पॉजिटिव निकलेगा, ये वाला, ये पीछे वाला निकला जो कार्बन से अटैच्ड है, वो नहीं अलग होता। कौन सा अलग होगा? जो ऑक्सीजन से अटैच्ड है, HCO नेगेटिव, यहाँ देखो CH3CO नेगेटिव, यही बनेगा। इसको बोलते हैं फॉर्मेट आयन। ये हो गया आपका एसीटेट आयन। ठीक है, दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल है? डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो ये नेगेटिव चार्ज इनके बीच में घूम रहा है, इसको ये ऐसे दिखाओगे ना, नेगेटिव चार्ज इज मूविंग ओवर बोथ कार्बन्स, ऑक्सीजन सॉरी, ऐसे यहाँ नेगेटिव चार्ज घूमेगा रेजोनेंस की वजह से, ऐसे दिखा लेते हैं। जो इस कार्बोक्सिलेट आयन को और ज्यादा स्टेबल बनाएगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, और जो कार्बोक्सिलेट आयन को लेस स्टेबल बनाएगा वो एसिडिक स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो ये इसका की पॉइंट हो गया आपका। मोर स्टेबल carboxylate ion, it means more acidic। ठीक है, और इसी में ही कंटिन्यूड, कार्बोक्सिलेट आयन को ज्यादा स्टेबल कौन बनाएगा? जो इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा या इसमें से इलेक्ट्रॉन खींचेगा। दो तरह के ग्रुप होते हैं हमारे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट ऐसे कर रहा है, भाई यहां इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डोनेट कर रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनेट जब कर रहा है ये, तो क्या करेगा? इस नेगेटिव चार्ज को और ज्यादा बढ़ा देगा। यानी वही फैमिली, ठीक है, जिस फैमिली की हम बात कर रहे थे कि उसमें सपोज दो भाई हैं और उसके अंदर दो एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उसमें साथ में कोई एक ऐसा बंदा भी है जो प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है। कैसे बढ़ा रहा है? भाई कर्जा चढ़ा के, और कर्जा और कर्जा और कर्जा। तो ये कैसे मैनेज करेंगे? मैनेज नहीं कर पाएंगे। लेकिन वही अगर यहाँ पर एक और जो यहाँ इस फैमिली के साथ जुड़ने के लिए रिश्तेदार आया हुआ है, अगर वो यहाँ से थोड़ा बर्डन कम कर देगा, नेगेटिव चार्ज को थोड़ा और अपने पास खींच के ले जाएगा, तो फिर क्या होगा? सिचुएशन बेटर हो जाएगी, स्टेबिलिटी आ जाएगी। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबल करेगा, यानी मोर एसिडिक। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अनस्टेबल बनाएगा, इसीलिए लेस एसिडिक। अब हमें ग्रुप देखना है,
हाइड्रोजन कैसा है और ये कैसा है। भाई हाइड्रोजन का तो पता ही है, ना तो ये इलेक्ट्रॉन ले सकता है ना ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है, यानी ये घर के बच्चों जैसे हैं, जो बर्डन बढ़ाते नहीं है, ना ये बर्डन कम कर सकते। ठीक है, लेकिन ये जो CH3 ग्रुप है इसका इफेक्ट होता है, इट हैज प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो क्या बनाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन को अनस्टेबल बनाएगा। अनस्टेबल बनाएगा मतलब लेस एसिडिक। तो फिर दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा है, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड। ठीक है, अब फिर से कंपैरिजन कर लेते हैं CH3COOH का, CH3CH2COOH। अब जो यहाँ रिश्तेदार आया था वो यहाँ अकेला आया था, यहाँ रिश्तेदार अपनी बीवी के साथ आ गया, और बर्डन बढ़ जाएगा, प्लस आई इफेक्ट और ज्यादा हो जाएगा। तो दोनों में से ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, जिसमें बर्डन कम था, यानी जो कम आपका एसिडिक जो है कैसे हो जाएगा, जिसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा वो उतना ही ज्यादा अनस्टेबल। तो फिर से इन दोनों के कंपैरिजन में इसमें प्लस आई इफेक्ट है, इसमें भी प्लस आई इफेक्ट है, लेकिन इसका प्लस आई इफेक्ट कम है, इसका प्लस आई इफेक्ट